इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस देख लिए, उसका इक्वेशंस देख लिए, ठीक है। और अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। पहले भी पढ़े होंगे इसके बारे में कि कौन कौन से तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो एलिमेंट, ठीक है, दो एलिमेंट मिल करके एक नया सबस्टेंस बनाता है, तो वो क्या हो गया? मिल गया ना, कंबाइन किया, ठीक है। जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक नया सबस्टेंस बनाता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सिर्फ एलिमेंट नहीं, दो कंपाउंड भी मिल करके एक नया सबस्टेंस बनाएगा तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। सिर्फ कंबाइन होना चाहिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिल करके भी अगर कोई नया सबस्टेंस बनाता है तब भी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो क्या देखें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ही होता है कि टू और मोर सबस्टांसेस, ठीक है, टू और मोर सबस्टांसेस, हाँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू प्लस, हाँ, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं जा रहा है क्या? सुनने लायक भी साउंड नहीं है? सुन पा रहे हो ना? थोड़ा भी सुन पा रहे हो? सजल सुन पा रहे हो? आवाज जा रही है मेरी? से यस और नो, हाँ हाँ ना में जवाब जवाब दो जल्दी, जल्दी से जवाब दो, क्लास कंटिन्यू करना है। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो। फ़ोन के पास आवाज़ आना आता है, अच्छा, चलो ठीक है, तो फ़ोन के पास ही सुनो। केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वैसे नहीं आता, अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन? नाम से पता चल रहा है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्या होता है? टू और मोर सबस्टांसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टांस। दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस अगर मिल करके एक नया सबस्टांस बनाता है तब उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब तो आवाज़ क्लियर है ना? दो या दो से अधिक सबस्टांस मिल करके अगर कोई नया सबस्टांस बनाता है तब उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में CaO नाम पता होगा, अभी तक इतना समझ गया होगा कि CO का मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बना बताओ? इससे क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा CaOH, ठीक है, और साथ में बन जाएगा हीट। इसको कैसे देखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, घर में भी इसका यूज़ कर सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को लाओगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को रखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, ठीक है, उसमें पानी डालोगे तो देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। वो जो हीट है वो बताता है, वीडियो नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? फिर से रुको, इस टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जानते हैं, पहले भी पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अलावा क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा होगा क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांस मिल करके कोई तीसरा सबस्टांस बनाता है तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे सी ए ओ को अगर वाटर के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है क्या? कार्बन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होता है। इसको घर पर भी हम लोग करके देख सकते हैं कि कैसे CO, चूना पत्थर देखे हो, चूना पत्थर लाओगे, उसको अगर पानी में मिलाओगे तो उस बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। तो उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्यों हीट हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है?
इसका मतलब है कि ये हीट हो रहा है, इसका मतलब है कि हीट छोड़ रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक ना। तो इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है और साथ में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, दो सबस्टांस मिलकर तीसरा सबस्टांस बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल जाएगा ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसको घर पर भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि घर पे नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, मान लेते हैं कि कार्बन है, ठीक है। कार्बन कहाँ पर मिलेगा, कोयला में मिलेगा। तो सी ले लेते हैं, सॉलिड है ये, कार्बन है, मान लेते हैं सी। सी का मतलब कार्बन कहाँ मिलेगा, कोयला में। तो मान लेते हैं ये कोल है हमारे पास। इसके बाद इस कोल को क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, O2, ये गैस है। अब बताओ इस कार्बन को इस ऑक्सीजन के साथ जलाओगे क्या बनेगा, सोचो, खुद सोचो क्या बनेगा। CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये गैस बनेगा। तो क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे दो सबस्टांस मिलकर के एक तीसरा सबस्टांस बन रहा है ना, नया सबस्टांस। तो ये कौन सा रिएक्शन में आ गया, ये आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये किस तरह का है, ये एक्सोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। देखो ना, कार्बन को जला के देखो, ऑक्सीजन में कितना गर्मी होता है। देखो आग जलाने पे गर्मी होता है कि नहीं होता, कोयला जलाओगे तो गर्मी होगा कि नहीं, वो हीट कहाँ से आता है, वही एक्सोथर्मिक, समझे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए वो हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े थे, जैसे नेचुरल गैस को जलाते हैं तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हम लोग सांस लेते हैं तब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजों में हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं, समझ गए। इसके बाद अगला कोयला को जलाने में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो किए हैं, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताते हैं, या तो दो एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, दो सबस्टांस के साथ कर सकते हैं, या एक एलिमेंट एक सबस्टांस के साथ करते हैं। तो पहले देखते हैं दो एलिमेंट के साथ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, H2 एलिमेंट है एक, ठीक है। इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये भी एक एलिमेंट है। एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बनता है तो एलिमेंट होता है ना। एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। देखो ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को मिलाने पे क्या बनेगा, दोनों एलिमेंट को मिलाने पे बनेगा H2O, वाटर। एक तीसरा चीज बन गया। तो यहाँ पे हालांकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, H2 क्या है, गैस है, O2 क्या है, गैस है, और H2O क्या है, लिक्विड है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये वाटर। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। साथ ही ये बैलेंस भी नहीं किया हुआ, तो बैलेंस भी करना होगा। इतना सारा काम कर ही देते हैं एगो में, उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद खुद कर, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो H कितना है, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो। तो इस ऑक्सीजन को दो करने के लिए यहाँ दो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा 4, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। साथ में ये गैस है, यहाँ लिखना पड़ेगा G, ये गैस है, यहाँ लिखना पड़ेगा G, ये लिक्विड है, यहाँ लिखना पड़ेगा L, ठीक है ना। तो क्या देखें कि हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, और जब उसको दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, हाँ देखो कंपाउंड, कंपाउंड है वो ये, ठीक है। H2O कंपाउंड है। क्या बोले कि दो सबस्टांस मिल करके एक तीसरा सबस्टांस बन रहा है। ये दो एलिमेंट मिल गया, दो एलिमेंट हम नहीं बोल रहे हैं, एलिमेंट हम समझाने के लिए बोले। हालांकि हम क्या बताए यहाँ पे कि ये सबस्टांस मान लो, इसको सबस्टांस मान लो, इसको सबस्टांस मान लो, तो दो अलग अलग सबस्टांस मिलकर एक तीसरा सबस्टांस बनता है, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन क्या हो रहा है, एलिमेंट्स के बीच हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स। ये भी एलिमेंट एलिमेंट है। दो सबस्टांस का मतलब एलिमेंट ही नहीं होता, एलिमेंट के अलावा कंपाउंड भी होता है। तो फिलहाल अभी एलिमेंट का पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए बार बार एलिमेंट पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। कि दो एलिमेंट को मिलाने पे एक तीसरा सबस्टांस बनता है। यहाँ पे कंपाउंड का वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट पे जोर डाल रहे हैं, ठीक है। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है, इसलिए दो एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज हो सकता है ना। जैसे अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं H2, ये गैस है, इसके बाद एक क्लोरीन से मिला देते हैं इसको, क्लोरीन, क्लोरीन में Cl2 होता है, ये भी गैस है। अब बताओ H और Cl दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर लेते हैं। ये एलिमेंट दोनों मिलकर के एक तीसरा सबस्टांस बना दिया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन किसके किसके बीच, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। तो कभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिख देंगे डिफिनेशन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल में लिख देंगे, एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर वहीं पे बोले कि राइट द एग्जांपल ऑफ
कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ टू एलिमेंट्स, तब एलिमेंट वाला एग्जांपल देना होगा, ठीक है, समझ गए। अगर वहीं पे फिर पूछे, अगर अलग से क्वेश्चन भी रह सकते हैं ना कि राइट द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ टू एलिमेंट्स नहीं बोल करके और दे दे किसका टू क्या बोलते हैं कंपाउंड्स, ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में दे दे, तो कंपाउंड कब बनेगा, जब दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेगा तब कंपाउंड बनेगा। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन देखे हुए हो, ठीक है, तो कंपाउंड के बीच में देखेंगे NH3 क्या है बताओ, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना हुआ है, इसमें नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों मिलकर के क्या बना अमोनिया, तो अमोनिया एक क्या हो गया कंपाउंड हो गया। अब इस अमोनिया को, अमोनिया गैस होता है ना, इसका रिएक्शन रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये भी एक तरह का गैस है, तो क्या बनेगा अमोनिया को अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा NH4Cl, ठीक है, NH4Cl को क्या बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉलिड बन जाता है। कुछ भी बने उससे मतलब नहीं है, मतलब यहाँ है कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, दो कंपाउंड को मिलाएं तो तीसरा कंपाउंड बना, ठीक है, तो दो सबस्टांस को मिलाने पे अगर तीसरा सबस्टांस बन जाता है, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे कंपाउंड से रिलेशन और भी कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताया था ना कि कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, उसको पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और साथ में हीट रिलीज होगा ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगा, समझ गए। तो ये भी एक तरह का क्या था एलिमेंट्स, ये कंपाउंड था अलग तरह का एक क्या बन गया सब्सटेंस बन गया, तो ये क्या हो जाएगा कंपोजिशन रिएक्शन में चला आएगा, ठीक है, समझ गया होगा कंपोजिशन रिएक्शन दो एलिमेंट के बीच में, दो कंपाउंड के बीच में। इसके अलावा अगर कभी कभी क्या होगा कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है रिएक्शन, है ना, या तो दो एलिमेंट या तो दो कंपाउंड, या नहीं तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड, ठीक है। हाँ तो इसको कैसे करेंगे, सो देखो एक एलिमेंट ले लेते हैं और एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे सीओ गैस है, ठीक है, सीओ ले लेते हैं, सीओ क्या होता है बताओ, CO2 देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन नहीं है, एक ही ऑक्सीजन है, ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है ना, एक ही एटम है ना, तो मोनो ऑक्साइड, ठीक है, तो ये कार्बन मोनो ऑक्साइड है, इस कार्बन मोनो ऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन से मिला देते हैं O2 से, ठीक है, तो O2 एक गैस है ना, तो क्या बनेगा पता है, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी एक गैस है, ठीक है। बाद में इसको बैलेंस करो, बैलेंस करना है, साथ में इसका बहुत सारा इंफॉर्मेशन छूटा हुआ है, उस इंफॉर्मेशन को लिखना है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कर सकते हैं ना। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 और एक 3 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 3 तो बना नहीं सकते, इसको यहाँ 2 डालना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 4, यहाँ 2 डालना पड़ेगा, तो ये 4, अब देखो बैलेंस हो गया। तो इस तरह क्या देखें कि एलिमेंट्स अलग अलग तरह का दो क्या क्या आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो दो तरह से तीन तरह से देखते हैं, ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट के बीच, कंपाउंड्स दो कंपाउंड्स के बीच, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट्स के बीच, ठीक है, इस तरह से जो रिएक्ट दो सबस्टेंस मिलकर तीसरा सबस्टेंस बनाता है उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा होगा, डीकम्पोज मतलब कि टूटना, ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है। अब इसी को उल्टा कर दो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को डीकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, उसमें से कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा ना। देखो आगे समझो, कार्बन क्या था दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वेट वेट। सोचो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, है ना, जिसमें एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कंपाउंड्स स्प्लिट इनटू टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड, ठीक है, क्या होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस। ऐसा एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या होता है टूट करके दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि दो सिंपलर सबस्टेंस जुड़ करके एक अलग सबस्टेंस बनाता था ना,
इसमें क्या है, एक सबस्टांस टूट करके दो सबस्टांस बनाता है। समझ गए? तो यही चीज है यहाँ पे, क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में? टूट करके, है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाएगा, वही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देख करके समझते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, कैसे टूटता है। बस वही चीज है, उसी को क्या करना है, उलट देना है। ठीक है, जैसे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट ले लेते हैं। फेरस सल्फेट का क्या होता है, FeSO4। FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, और यहाँ पे फेरस सल्फेट नहीं लेके हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लेना है। तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 फेरस सल्फेट, और वो हाइड्रेटेड है मतलब पानी में मिला हुआ है, तो वहाँ पे 7H2O लेना पड़ेगा। ठीक है, वाटर का 7 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब वहां पे क्या करेंगे, इसको हीट कर लेते हैं। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, टूटेगा। टूट करके ये बन जाएगा FeSO4। क्या FeSO4, और यहाँ पे कर्सिव में लिखना है FeSO4। FeSO4 का मतलब क्या हुआ, सोडियम सल्फेट। ठीक है, फेरस, FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये प्लस 7H2O, ये लिक्विड है, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड है, ये अलग। समझ गए? तो क्या हो गया कि हम क्या किए, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट एक्चुअली में ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और यहाँ जो ये तैयार होता है ये व्हाइट कलर हो जाता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट क्या करते हैं, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो वो डीकम्पोज होकर के क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है, और साथ में वाटर जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, और बाद में जब इसको भी अलग करेंगे, अगर FeSO4, FeSO4 इसको भी क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, तो फिर यहाँ से भी ये टूट जाएगा। FeSO4 है ना, अब यहाँ से इसको करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बन जाएगा Fe2O3, मतलब कि फेरस सल्फेट से बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, और साथ में SO3 गैस भी निकलेगा। ठीक है, ये भी एक तरह का गैस ही है। तो दो तरह का गैस यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कलर भी एक्चुअली देखे थे ना कि रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता है, तो वही सब चीज यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अब इससे क्या, इससे जो इक्वेशन होता है ना वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है ना, आधा अधूरा इक्वेशन नहीं रहता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, देखो। ठीक है, हो गया ना बैलेंस। और ये सॉलिड है तो यहाँ सॉलिड, और इन्फॉर्मेशन देना है तो और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन का मतलब सीधा सीधा हिंदी में समझना है, टूट जाना। ठीक है, एक सबस्टांस स्प्लिट्स इनटू टू सिंपलर सबस्टांस, तो उसी को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग तरह का होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। ठीक है, एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हीट करने पे, अभी देखे हैं एग्जाम्पल में कि हीट करने पे टूट गया। ठीक है, एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको इलेक्ट्रिक करंट डालने पे वो डिकम्पोज हो जाएगा। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट से सनलाइट लेकर के वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल को समझो कि पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही 3 पार्ट में बदल गया। ठीक है, तो पहला हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा होगा, थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। हीट ही ना होता है, हीट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, CaCO3 लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन होता है, इसको हीट करते हैं। ठीक है, इसको और इंफॉर्मेटिव बना दो, एस डाल देते हैं, सॉलिड। जब इसको हीट करेंगे तो पता चल गया ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड तो जरूर बनेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में जो गैस निकलेगा वो कौन सा गैस होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, और ये सॉलिड होता है। अभी तो बताते हैं कि चूना पत्थर को जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं तो वो लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, लाइम स्टोन है ये, क्या है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि लाइम स्टोन का केमिकल रिएक्शन दिखाना है, तो लाइम स्टोन याद रखना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइम स्टोन कहा जाता है। ठीक है, और जब उसको हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में। और इसके इस रिएक्शन के दौरान ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि
कि लाइम स्टोन को क्विक लाइम में कन्वर्ट करते समय कौन सा गैस निकलता है, तो वो ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। एक ही क्वेश्चन में 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन जब भी आता है तो इसी तरह से आता है, सीधे सीधे उठा के नहीं दे देता। ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है वो पूछे, ठीक है। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट के कारण जो है एक सब्सटेंस टूट करके, कंपाउंड टूट करके दो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा करने के लिए कैटलिस्ट का भी जरूरत पड़ता है। कभी देखते हैं कैटलिस्ट को एरो के नीचे लिखते हैं या ऊपर लिखते हैं। कैटलिस्ट वो चीज होता है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन को और तेज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, हम चाहते हैं कि रिएक्शन और फास्ट हो, तो उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला देते हैं कि रिएक्शन और तेजी से होने लगता है। हालांकि उस केमिकल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो केमिकल उसके साथ मिलता है और ना ही कुछ अलग करता है, ठीक है। बस उसका काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट कर देना, वही होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का भी कभी कभी यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे कि सॉरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कभी बताया होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़े भी होंगे पिछले क्लास में। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को ही इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज किया जाता है। बताए थे कि जो भी चीज चमकता हुआ रहता है, साइकिल, साइकिल का जो हैंडल होता है वो कितना चमकता रहता है, कभी उस पर जंग नहीं लगता है। उस पर जो निकेल का जो प्लेट लगा होता है वो कहाँ से आता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस करके ही उस पर चढ़ाया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। पिछले क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। दो अलग अलग मेटल को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, ठीक है। और उसको किसी और पे परत चढ़ाया जाता है ताकि उस पर जंग नहीं लगे, जंग से बचने के लिए ऐसा काम किया जाता है ना। साइकिल के रिम पर भी निकेल या क्रोमियम का चढ़ा हुआ रहता है लेप, जिसके कारण देखते हो नया साइकिल के जो जो रिम या हैंडल होता है उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। उसमें वो इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलिसिस का तो ये इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तब होगा जब हम इलेक्ट्रिक करंट को उस कंपाउंड, अब कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विड फॉर्म का मतलब मॉल्टेन स्टेट में, ठीक है, एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे अब जैसे H2O है, पानी है ना, तो H2O तो ऑलरेडी लिक्विड है, ठीक है, एक्वस है, ये वाटर है। अब इस वाटर को चाहते हैं हम कि तोड़ करके क्या करना है, इस वाटर को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देना है। तो ऐसे ही नहीं बदलेगा, इसको तोड़ने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डालो इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग और साथ में ऑक्सीजन गैस अलग, दोनों गैस अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये कर लेते हैं, 2H2O है या H2, ठीक है। तो क्या देखें, अब यहाँ पे H2O, पानी को कितना भी गर्म कर लो उसमें से हाइड्रोजन अलग होगा। पानी को गर्म करोगे वेपर बन के वो उड़ जाएगा, अलग नहीं हो सकता है कितना भी गर्म। तो उसको अलग अलग करना है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है। तो हाइड्रोजन, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यही एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके माध्यम से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, जो एल्यूमिना बोलते हैं उसको, एल्यूमिनियम ने पिघला हुआ एल्यूमिनियम, Al2O3 एल्यूमिना, ठीक है। उसको भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पर भी इस सब चीज का यूज किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा हो जाता है फोटोलाइसिस, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। फोटोलिसिस नाम से समझना, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब, फोटोलिसिस का दूसरा नाम क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन, ये है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और ये है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का दूसरा नाम है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होगा, सिंपल, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन होने के लिए लाइट का जरूरत पड़ेगा, समझ गया, लाइट का जरूरत पड़ता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सिल्वर क्लोराइड अगर है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड आता है, बिकता है मार्केट में, केमिकल होता है सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड फॉर्म में, वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको धूप में अगर रख दोगे ना तो उसमें से सिल्वर जो है अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है जिसको रखा जाता है, उसको धूप में भी अगर इसको छोड़ देते हैं तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो AgCl, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर AgCl2 है, एजी सॉरी AgCl,
ये सॉलिड फॉर्म में रहता है एजीसीएल। एजीसीएल का मतलब क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर सनलाइट में रख देते हैं, धूप में अगर रख देते हैं, तो यहाँ पर से एजी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। ठीक है, एजी सिल्वर तो सॉलिड ही होगा ना, सॉलिड होता है। ठीक है, इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसको अभी हम के बैलेंस करना बाकी है। ये बैलेंस नहीं है, Cl2 है, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये Ag भी 2 हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर हो जाता है। यहाँ पे कलर भी बदलता है, ये AgCl व्हाइट कलर का रहता है और ये खाली Ag जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली 3 प्रकार का होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों में कोई अंतर नहीं है। डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि डीकम्पोज करना, किसी सबस्टांस को तोड़ करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, वही डीकम्पोजिशन है। अब तीनों में तो टूट ही रहा है ना, फर्क यह है कि उसका तरीका बदल गया। एक में हीट के कारण टूट रहा है तो नाम पड़ गया उसका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक में इलेक्ट्रिक करंट के कारण टूट रहा है तो नाम पड़ गया उसका इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक में सनलाइट के कारण टूट रहा है तो उसका नाम पड़ गया फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसी तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। समझ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। और जिस तरह से एक और पॉइंट याद रखना है कि जो पढ़े थे, पहला पहला क्या था, कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता था ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, उसमें हीट बाहर निकलता था। ठीक है, लेकिन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे हीट है एरो पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो कभी कभी यहाँ पे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या याद रखना है कि कंपोजिशन रिएक्शन जो होता है, वो कंपोजिशन पहला वाला कंपोजिशन वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डीकम्पोजिशन इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो अभी तो बताया ना कि किसी भी मेटल को, ठीक है, किसी और मेटल पे चढ़ाने में काम किया जाता है। जैसे साइकिल के हैंडल पे बोले थे ना, तो उस तरह का जितना भी चमकने वाला चीज दिखेगा उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ रहता है। गाड़ी वाड़ी में भी जो चमकने वाला शाइनिंग वाला पार्ट रहता है मेटल का, उस पर किसी और मेटल को चढ़ाया हुआ रहता है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। ठीक है, इस तो इसका यूज बेसिकली क्या होता है, मेटल के एक्सट्रैक्शन में, अगर शॉर्टकट में समझो तो मेटल जो होता है उसके एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को निकालने में इसका यूज किया जाता है डीकम्पोजिशन। अब कभी कभी जमीन के नीचे भी तो मेटल वगैरह जो होता है तो एक जैसा नहीं ना होता, तो मिक्सर में रहता है। उसको अलग करेंगे तो अलग कैसे करेंगे, यही डीकम्पोजिशन करेंगे तभी ना वो अलग होगा। ठीक है, मेटल जो मिलता है धरती के नीचे वो कभी भी एक एक अकेला मेटल कोई भी नहीं मिलता, वो कंबाइंड स्थिति में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है सब। ठीक है, तो उसको क्या करना, अलग अलग अगर हमको एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए तो इसे डिकम्पोज करना पड़ेगा ना। डिकम्पोज करने के लिए यही तीनों मेथड अपनाना पड़ता है, जिसका जैसा यूज होता है उस हिसाब से करते हैं। समझ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन के बाद तीसरा सिंपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट। एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पहले सिंपल डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, उसके बाद डबल। सिंपल डिस्प्लेसमेंट के आधार पर ही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेस कर दिए, एक को हटा दिए अपने जगह पर से और दूसरे जगह पर भेज दिए, वो डिस्प्लेस करना हुआ। अब जैसे एक बात बताओ कि कोई ताकतवर आदमी ही अपने मतलब कमजोर आदमी अगर कहीं पर बैठा हुआ है, उसको हटाना है तो उससे ताकतवर आदमी को आना पड़ेगा, तभी उसको हटा पाएगा। अगर उससे कमजोर आएगा तो नहीं हटा पाएगा। नहीं समझे, कि अगर दो है, मान लो ए और बी एक साथ है, ठीक है, हम चाहते हैं कि बी को हटाना है यहाँ पर से, तो बी को हटाने के लिए अगर सी आ रहा है तो सी को बी से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इसको हटा पाएगा। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल दो तरह का चीज होता है। अब दोनों केस में वही होता है कि अगर मेटल या नॉन मेटल जो भी हो, ठीक है, याद रखना मेटल या नॉन मेटल जो भी होगा, हाँ मेटल या नॉन मेटल जो भी होगा, अगर किसी को डिस्प्लेस करना चाहेगा तो उसको उससे ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, हाईली रिएक्टिव। सी को इतना रिएक्टिव होना पड़ेगा कि ये ए जो है ना बी का साथ छोड़ के इसके साथ हो जाए। तो इतना ये ज्यादा पावरफुल होगा तो ए कहेगा चलो बी को छोड़ देते हैं और सी के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए जरूरी है कि बी से ज्यादा पावरफुल होना है सी को, मतलब मोर रिएक्टिव होना है। अगर सी ज्यादा रिएक्टिव है तो ए बी को छोड़ेगा और सी के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, तो यही चीज होता है ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर रहा है, उसको हटा करके कोई दूसरा जगह ले रहा है।
तो यहाँ पे क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट ना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा। अब सिंपल डिस्प्लेसमेंट अभी पता ना कि क्या बोलते हैं उसको, कि हाईली रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल किसी और को डिस्प्लेस करेगा, मतलब जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो कैसे समझेंगे कौन हाईली है और कौन लेस है, उसके लिए चार्ट बना होगा बुक में, देखो किसका किसका चार्ट बना हुआ है। पहले पोटासियम दिया हुआ है, फिर शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, ठीक है ना। पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, देखो तो मैग्नीशियम, क्लोरीन नहीं होगा, एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम है। इसके बाद क्या है, दिख रहा है ना बोर्ड पे, एल्यूमिनियम है, उसके बाद क्या है, जिंक है, फेरस है, उसके बाद पीबी क्या बोलते हैं, लीड है, फिर हाइड्रोजन है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद क्या है, कॉपर सिल्वर, कॉपर है, सिल्वर है, इसी तरह से ये है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, एमजी ये थोड़ा कम है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है ना वो कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता जा रहा है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है। अब बताओ किसी के साथ अगर जिंक लगा हुआ, अगर वहां पोटासियम चला गया तो जिंक को हटा के पोटासियम नहीं अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो मेटल हो या नॉन मेटल, दोनों के केस में यही होता है कि वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को हटा करके खुद उसका जगह ले लेता है। नहीं तो कभी कभी लेस रिएक्टिव खुद भी हट जाता है। जैसे अब जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या है सिंपल इसका। अगर मान लो फेरस है, फेरस मतलब आयरन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस है। अब सोचो जरा कि ये आयरन है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट बनने के लिए कॉपर और सल्फेट दोनों को मिलना पड़ा होगा, और यहाँ आयरन इसके साथ जुड़ना चाह रहा है। तो देखो इसमें कॉपर कितना नीचे है, देखो तो, है ना। और सबसे बड़ा बात की कॉपर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे प्लस है, आयन देखना, ये प्लस और ये भी क्या है, प्लस आयन होगा ना। तो प्लस आयन तो माइनस आयन बनने के साथ ही जुड़ेगा। तो ये Fe चाहेगा कॉपर के साथ थोड़ी जुड़ना चाहेगा, ये चाहेगा निगेटिव वाले के साथ, SO4 के साथ, ठीक है। तो ये इसके लिए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव इसको होना पड़ेगा। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव Fe है कि नहीं है, इस लिस्ट में देखो कॉपर से ऊपर है Fe, इसका मतलब है कि Fe कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा कि FeSO4 बना लेगा ये, और कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, समझ गए। FeSO4 चूंकि ये एक्वस है तो ये एक्वस हो जाएगा, और ये कॉपर है ये सॉलिड रह जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। ऐसा करने के लिए बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि एक एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन में कांटी को डाल देंगे, कांटी लोहे का होता है, ठीक है। थोड़ा दिन छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे, जो लोहा का जो कलर होता है ना वो चेंज हो जाता है। एक कांटी के ऊपर एक डिपोजिट चढ़ जाएगा सल्फेट का, ठीक है, और कॉपर देखोगे कि अलग हो जाता है। तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये, फिर इस आयरन के ऊपर जो नया पदार्थ देखते हैं, देखने के लिए मिलता है वो सल्फेट होता है, और वही दोनों क्या हो जाता है, फेरस, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, समझ गए। और कॉपर तो रेडिश ब्राउन होता, रेडिश ब्राउन तो होता ही है कॉपर, ठीक है ना। तो इस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहीं पर है CuSO4, CuSO4 का मतलब क्या हुआ, CuSO4 कॉपर सल्फेट, फिर वहां पे वही चीज हम Fe की जगह अगर Zn डाल देंगे तो क्या होगा, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है कि नहीं है, कॉपर से, कॉपर के ऊपर देखो जिंक, है ना। तो जिंक क्या करे, इसको क्या करेगा, यहाँ पे ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर को फिर अलग कर देगा, ठीक है। अगर यहाँ कॉपर के जगह हम अगर जिंक है और कॉपर के जगह अगर FeSO4 डालेंगे, तब भी यहाँ जिंक जो है Fe से ऊपर ही है, तब भी यहाँ Fe को हटा करके जिंक सल्फेट और फेरस को अलग, आयरन को अलग कर देगा, ठीक है। ऐसा कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है, जब उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको जरूर हटा देगा वहां से, समझ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना समझने में, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेस करते हुए जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद ये तो था, ये किसका था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सब मेटल का था, ठीक है। अब एक बार नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। मेटल तो देख ही लिए, अब नॉन मेटल का भी एक बार देख लेते हैं। ये सब मेटल में था रिएक्शन, ठीक है, जो भी है ये सब मेटल ही है ना, मेटल है तो नॉन मेटल में भी देखते हैं। नॉन मेटल में जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है।
क्लोरीन Cl2 नॉन मेटल गैस है तो नॉन मेटल ही होगा। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं पोटासियम ब्रोमाइड। पोटासियम ब्रोमाइड कैसे होता है, पोटासियम और ब्रोमाइड का Br, पोटासियम ब्रोमाइड हो गया, ये एक्वस है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि पोटासियम ब्रोमाइड, ठीक से देखो कि ये पोटासियम जो है ये नॉन मेटल है, और याद करो नॉन मेटल का आयन कैसा होता है, निगेटिव आयन होता है ना, और यहाँ पे के क्या है प्लस, तो ये ब्रोमीन से अगर ज्यादा कंपेयर करेंगे माइनस माइनस में, आयन जो भी है, क्लोरीन निगेटिव आयन है, ये भी निगेटिव है ना एनायन, तो एनायन यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, देखो तो ब्रोमीन से ऊपर होता है ना, जब भी होगा ये जो होगा, ये ब्रोमीन और क्लोरीन में जो देखेंगे वहां पे लिस्ट होगा तुम लोगों के पास, उसको देख लो। ठीक है, उसको देखोगे समझ में आ जाएगा, लिस्ट को याद भी रखना है। अब वहां पे से क्या करेगा, इस ब्रोमीन को हटा देगा और ये KCl बना देगा, KCl पोटासियम क्लोराइड, और यहाँ से जो है ब्रोमीन गैस को अलग कर देगा, ब्रोमीन गैस भी है। समझ गए, तो ये है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में भी ऐसा ही होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव। तो याद रखना कि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ना क्लोरीन यहाँ क्या किया, ब्रोमीन को हटा दिया। ठीक है, तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद बहुत सारा ऐसा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट में देख लिए मेटल मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, और करने का जो रीजन है सेम है, हाईली रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को रिएक्ट क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे अब जब डिस्प्लेस का बात आ रहा है, तो हाइड्रोजन को अगर डिस्प्लेस करना हुआ क्या करेंगे, हाइड्रोजन जैसे एसिड है, मान लेते हैं एसिड H2SO4, अगर हमको दे दिया गया H2SO4 एक एक्वस, H2SO4 नाम पता है, एक्वस है मतलब पानी में मिला हुआ, H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ना, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे जब ये एक्वस है इसका मतलब पानी में मिला हुआ, तो ये हो गया डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कहेगा कि इसमें से हाइड्रोजन को हटाइए, तो हाइड्रोजन हटाना है, कैसे हटेगा हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाने के लिए ये जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट है ना SO4, तो इस सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव चीज को खोजेंगे, जो क्या करेगा, वो क्या करेगा इसको, ठीक है, यहाँ से हटा देगा। तो ये भी याद रखना है कि एक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक मैग्नीशियम फेरस ये सब लिस्ट एवर हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड, जो भी ऊपर प्लेस किया गया हो डाइल्यूटेड जो होता है ना एसिड को, जैसे यहाँ जिंक है, जिंक है ना, जिंक, जिंक यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट को पकड़ लेगा, यहाँ से ZnSO4 कर लेगा। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोजन गैस को अलग होकर के रिलीज कर देगा, हो गया हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो H2SO4 में से अगर हाइड्रोजन रिलीज करना है तो यहाँ पे यही करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर और कहीं HCl है, HCl अगर दे दिया, HCl का मतलब क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग करना है, तो जिंक डाल देंगे, या फिर आयरन भी डाल सकते हैं, आयरन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड अलग कर लेगा, और यहाँ से H को अलग करके हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस को हम लोग अलग करते हैं। समझ गए कैसे किया जाता है। तो ये याद रखना है कि क्या क्या अगर हाइड्रोजन को हटाना है, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हाइड्रोजन को हटाना है तो कौन कौन सा मेटल का यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में जितना भी पढ़े कि सीधा सा बात है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एसिड में से हाइड्रोजन को हटाना हुआ, तो जैसे जिंक का यूज किए, जैसे अभी बोले आयरन का यूज कर लेने के लिए, तो और क्या क्या चीजें जिसका यूज कर सकते हैं, तो दो चार वो मेटल दिया होगा, फिलहाल हम हिंट के लिए बता देते हैं कि क्या क्या चीज है। जैसे जिंक है, ठीक है, मैग्नीशियम है, उसके बाद आयरन है, मतलब कहने का कि ऊपर में जो भी ज्यादा रहता है ना, वो देखो ना, जिंक यहाँ है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो ले लेंगे, वहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये तो था एसिड में से हाइड्रोजन को हटाना, अगर पानी में से हाइड्रोजन को हटाना है तब क्या करना, पानी में से, जैसे पानी क्या होता है H2O, अब इसमें से हाइड्रोजन को हटाना, तब यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे कुछ मेटल ऐसा है जिसको लेना पड़ेगा, जैसे सोडियम पोटासियम कैल्शियम, यहाँ देखो ना, ये और ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ना, तो यहाँ पे क्या है, पानी को हटाना है तो Na सोडियम डाल देते हैं, तो यहाँ जैसे सोडियम डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा NaOH।
और यहाँ पर से एक OH बच गया ना, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, बाकी बैलेंस करना तो अपने हाथ में है ना, बाद में बैलेंस करते रहेंगे उसको। तो क्या समझे कि जब सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल या नन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल या नन मेटल को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एसिड में से हाइड्रोजन गैस को अलग करना है तो क्या करना होगा, जिंक मैग्नीशियम फेरस जैसे मेटल का यूज करके अलग करेंगे। अगर पानी में से हाइड्रोजन को अलग करना है तो ये और ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, पोटासियम सोडियम कैल्शियम, उसका यूज करके उसको क्या करना है, वहां पर से अलग करना है। ठीक है, समझ गए। अब कहीं कहीं पर ऑक्सीजन को भी अलग किया जाता है। तो ऑक्सीजन को अलग करना तो क्या है, जब कॉपर ऑक्साइड को जब हीट करते हैं मैग्नीशियम पाउडर के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट करना है लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, तो देखो दोनों एक ही बात है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर कम रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा करके घुमा के देखो कि कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल के द्वारा हटाया जा रहा है, सिंपल, बस उतना ही है। ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, इसका मतलब है कि कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल के द्वारा हटाया जा रहा है, बस इतना ही बात। तो उसी को घुमा करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो कहीं पर क्या है, ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड को हटाना है तो किसी के साथ गर्म कर देंगे, वो उसको पकड़ेगा उसको अलग। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल है कि डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एगो को हटा करके उसको हटा दे रहा है। तो इसका रिएक्शन इसका कहाँ पर आएगा, तो इसका यूज होता है सिल्वर और गोल्ड के मेटलर्जी में। ठीक है, मेटलर्जी समझते हो ना। सिल्वर और गोल्ड का जो ओर होता है, वो उसको डिजोल्व कर दिया जाता है सोडियम साइनाइड में, और वहां से क्या बन जाता है, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बन जाता है। और उसके बाद इस सॉल्यूशन को जिंक डस्ट या जिंक स्क्रैप के साथ ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर और गोल्ड से। वो क्या करता है, सिल्वर और गोल्ड को वहां उस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से अलग कर देता है। ठीक है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट में इसका यूज होता है। तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही था। इसके बाद आता है नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डबल, तो सिंपल सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे है वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक ही, ओह मिट गया, वहां पे एक ही था सिंपल और यहाँ पे डबल, बस इतना ही अंतर है। एक वो यहाँ पे एक बार हो रहा था और वहां पे दो दो बार होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल यहाँ पे मिट गया ना, ए था एन ए था, उसके बाद क्या था, ए था एन जी एन ए एन जेड एन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपाउंड रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, और बार बार वही बता रहे हैं कि जब नया कंपाउंड बनाता है तो वो आयन के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऐड होके बनता है ना। हाँ, तो यही चीज था, उसी को थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, बस इतना ही है। ठीक है, पहले जो पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ना। तो यहाँ पे सीधा देखते हो ना कि आयंस, आयंस के अकॉर्डिंग वो कंबाइन करता है, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जनरली ये सॉल्यूशन में होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब होगा तो उसमें एक सॉलिड चीज भी होगा जो मिलता नहीं है सॉल्यूशन। याद करो, जो सॉल्यूशन में जो जब रिएक्शन करवाते हैं और सॉलिड चीज निकलता है और वो मिलता नहीं है सॉल्यूशन में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पर प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब कि एक ऐसा ऐसा जो है सबस्टांस जो सॉल्यूशन में मिले नहीं। ठीक है, वही होता है प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जरूर होता है। जैसे याद करो एक एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, बेरियम क्लोराइड है, ये एक्वस है। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट है। इसको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, देखो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे दो दो है, ये भी क्या है, दोनों ये क्या कंपाउंड है ना। अब दोनों कंपाउंड में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। क्या करेगा, बेरियम क्लोराइड है ना, तो यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट, BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, और BaSO4 सॉलिड है और एरो नीचे की तरफ दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ बताओ,
जब ये सॉलिड है और एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, अब जब BaSO4 हो गया तो यहाँ बचा क्या, Cl2 और Na2, तो यहाँ पे ये NaCl भी अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिला कि एक प्रेसिपिटेट तैयार हुआ और एक यहाँ पे अलग हुआ। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये बेरियम सल्फेट नाम है। ठीक है, और इसका कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये भी याद रखना। कभी कभी व्हाइट प्रेसिपिटेट से रिलेटेड एग्जांपल पूछ देगा, तो बेरियम क्लोराइड वाला एग्जांपल याद रखना है। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, बन जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग। ठीक है, तो ये जो बेरियम सल्फेट है यही है व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन में ये मिलता नहीं है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है ना। अगर कभी कभी कह देगा येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट, तो वहां पे लीड का एग्जांपल ले लेना, पीबी, लीड है, लीड नाइट्रेट को ले लेते हैं, ये हो गया लीड नाइट्रेट। और इसके साथ मिला देते हैं पोटासियम आयोडीन, पोटासियम आयोडाइड, ये एक्वस है, पोटासियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। ठीक है, दोनों को मिला दिए तो सोचो ना, पोटासियम, लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड, तो यहाँ से पोटासियम लीड क्या बन जाएगा, लीड आयोडाइड बन जाएगा, लीड आयोडाइड। ठीक है, लीड आयोडाइड बन गया, और ये क्या है, सॉलिड है, और ये नीचे की तरफ एरो मतलब प्रेसिपिटेट, और साथ में यहाँ के बच गया, यहाँ NO3 बच गया। तो KNO3 का मतलब क्या होगा, पोटासियम नाइट्रेट, ये ना, पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ जो लीड आयोडाइड बन रहा है, ये येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये सब याद रखना, व्हाइट प्रेसिपिटेट किससे बनता है, येलो प्रेसिपिटेट। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इससे, लेकिन एक दो क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। ठीक है, एक ही मार्क्स में सही, लेकिन कहीं अगर आ जाए तो ध्यान रखना है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट किसमें बनता है, येलो प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है। ठीक है, और चूंकि ये पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ बेरियम सोडियम के साथ, इसके साथ सल्फेट के साथ किया, एक डिस्प्लेसमेंट ये क्लोरीन सोडियम के साथ किया। ठीक है, तो डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक ही साथ दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह का होता है। एक बता ना, अभी यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है, प्रेसिपिटेट, तो एक होगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होगा कि एक्वस सॉल्यूशन बनेगा दो कंपाउंड का, उसमें एक ऐसा ऐसा इनसोल्यूबल कंपाउंड आ जाएगा जो सेपरेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब यही ना हुआ, एक इन प्रेसिपिटेट का मतलब शॉर्टकट में अगर समझे तो इनसॉल्यूबल सबस्टांस। ठीक है, जो घुलता नहीं है, तो यही हो जाता है कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन होगा कि वैसा रिएक्शन जो एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, दो कंपाउंड तो बनाता है लेकिन वो एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड सेपरेट हो जाता है, उसी को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हो गया प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है। और दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा होगा प्रेसिपिटेट और न्यूट्रलाइजेशन। प्रेसिपिटेट तो यहाँ बता ही दिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सबस्टांस मिल जाता है जो सॉल्यूशन में घुलता ही नहीं, ठीक है, अलग हो जाता है, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया। और दूसरा नाम से पता चल रहा होगा, ये दो तरह का है, प्रेसिपिटेट शॉर्टकट में लिखते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रलाइज रिएक्शन। क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन स्पेलिंग क्या होगा, NEUTRA, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझ गया। तो PPT बता दिए, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या, न्यूट्रल, न्यूट्रल तभी होगा जब दो अपोजिट चीज मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बात चल रहा है आयन का। ठीक है, तो न्यूट्रल तभी होगा कि जब एक एसिड और बेस मिलता है, तभी न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जब एसिड और बेस मिक्स होगा एक दूसरे के साथ, तो वो एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और एसिड और बेस मिलकर क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है, ये भी ध्यान रखना है। एसिड और बेस मिलकर के क्या बनता है, सॉल्ट, सॉल्ट होता है न्यूट्रल। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर न्यूट्रलाइजेशन का देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, एक्वस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब इसको इससे मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2O अलग, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, और यहाँ पे पानी अलग। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये भी याद रखना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। एसिड और बेस, हाँ वही तो बता रहे थे, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रल,
रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद लास्ट क्या आता है, कौन सा रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीजन उसमें आएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और रिडक्शन रिएक्शन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, तो ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन निकला तो रिडक्शन रिएक्शन। कभी भी ये दोनों काम अलग अलग नहीं होता, ये दोनों ऐसा काम है जो एक साथ होता है। जैसे कि पानी है H2O, अब इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करोगे तो ऑक्सीजन इसमें भी आ रहा है, मान लो इसमें है ऑक्सीजन, ऐसा नहीं, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे Cu है, Cu नहीं, CuO को लेते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में देखो O है, और यहाँ पर इसका H2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ये बन जाएगा Cu बन रहा है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यही O इसके साथ जो मिल रहा है उसका क्या, H2 के साथ मिल करके क्या बना दिया, H2O। तो यहाँ पर जो H2O मिल रहा है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो इसको एक साथ क्या बनाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि रेडॉक्स, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन जनरली अकेले अकेले पॉसिबल नहीं होता, एक ही साथ होता है। ठीक है, और रिडक्शन फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों बेस करता है एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एडिंग पर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, जब केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है किसी सबस्टेंस में। ध्यान देना, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑब्वियसली उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका उल्टा, ऑक्सीजन का जो रिमूवल होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो हो सकता है कि उसमें ऑक्सीजन आके जुड़ जाए। ठीक है, तो वो हो जाता है रिडक्शन। दोनों साथ साथ होता है, इसलिए नाम बता दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिस कारण से होता है, अब मान लो कोई किसी कारण से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा चीज होगा ना जिसके कारण ऑक्सीडेशन होगा, तो जिसके कारण भी ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिडक्शन करवा रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन एजेंट, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे एक ही एग्जांपल में दोनों बता दिए, यहाँ पे से वो निकल रहा है यहाँ, तो ये हो गया रिडक्शन, और यहाँ पर ये ओ आके लग रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यही हो गया, ये दोनों एक साथ होता है तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसी में अगर बात करें कि एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन सा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा कौन सा चीज है जो ओ को अलग कर रहा है सीयू से, बताओ। देखो ओ को कौन अलग कर रहा है, ये हाइड्रोजन ही तो है जो ओ को यहाँ से निकाल करके अपने पास ले आया। तो यहाँ पे निकालने, ऑक्सीजन को निकालने का काम कौन किया, ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया, ऑक्सीजन को निकाला। तो ऑक्सीजन को ऐड करना ना ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऑक्सीजन को निकालना रिड्यूसिंग होगा ना। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लिया, इसका मतलब है कि जो एजेंट है ये हाइड्रोजन ही वो एजेंट है जो यहाँ पर क्या करवा रहा है, ये रिएक्शन करवा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन, समझ गया। अब जैसे कि यहाँ पे Cu है, मान लो कॉपर है, और इस कॉपर में ऑक्सीजन को करा दिया हीट, तो क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ये कॉपर के साथ ऑक्साइड कैसे आया, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तब ना। तो ये ऑक्सीजन जो है, यही ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसके साथ मिल करके यहाँ क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे ये H2 ही तो इसको हटा रहा है इसमें से, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। समझ गया पूरा चैप्टर, लगभग लगभग पूरा चैप्टर को इसमें हम डील कर दिए हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी, तो अभी तक कितना सारा पढ़े, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर का पार्ट था, जिसमें हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक लगभग 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े ना, कौन कौन सा, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा सिंपल डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यही चीज, तो इतना चीज को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से देखो,
और एक बार बुक को पढ़ो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से नेक्स्ट क्लास में पूछ सको। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, ठीक है ना। अब बताओ, अभी तक कोई प्रॉब्लम? वीडियो नहीं कटा है ना आज एक बार भी? आवाज ठीक था? सुन पा रहे थे सब लोग? तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, केमिस्ट्री जब भी पढ़ाएंगे तो चैप्टर ऐसे ही कंप्लीट नहीं होगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका प्रैक्टिस भी चलेगा 1-2 दिन, ताकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से सॉल्व कर सको। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन भी देखना होगा कि उसका यूज कैसे होता है। एप्लीकेशन देखते देखते बहुत सारा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है, तो उसको करने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन प्रैक्टिस चलेगा। और आज का टेस्ट, टेस्ट अब तुम लोगों का डेली शाम में होगा, समझ गए। तो टेस्ट दे दिए हैं, और टाइम देख लेना, टाइम से दोगे। टाइम चेक कर लो क्या टाइम है और कितना टाइम है। सिर्फ मुश्किल से 10 या 15 मिनट होगा टाइम, उसी टाइम में कंप्लीट करना है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं देंगे, ठीक है। तो टाइम रहते हुए ही कंप्लीट करके उसको दिखाना है, समझ गए। टेस्ट दो अभी से, टेस्ट जब तक चैप्टर रहेगा तब तक, जब तक चैप्टर का रिवीजन चलेगा तब तक। 8 मिनट का है ना, हाँ, तो 8 मिनट में ही देना है उसको, ठीक है। 8 मिनट से ज्यादा हुआ टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट दो। सोनू मोनू टेस्ट क्यों नहीं दिए तुम लोग कल वाला? कहाँ गायब हो गया था? बोलिए नहीं रहा, आवाज ही नहीं आता। तुम है कि नहीं लाइन पर? पढ़ाई किया भी है आज की नहीं, छोड़ दिया सब कुछ? खाली लाइन, ये क्या होता है, क्लास में आ जाता है जो जुड़ करके सोया हुआ रहता है। बोलो ना, आवाज नहीं है मतलब, टाइप करके बोले तो, अगर मान लो वॉइस नहीं है तो ठीक है। क्यों नहीं पा रहे हैं वॉइस? टाइप ही करके बोलो, अगर प्रॉब्लम है तो बोल लेना। चलो तो फिर क्लास खत्म करते हैं आज, ठीक है। और टाइम से आया करो, टाइम से ज्यादा नहीं करो। देखो 34 हो गया, ठीक है। टाइम से आने से ठीक रहा। घर में काम हो रहा है, अच्छा ठीक है। चलो, लेकिन काम हो रहा है फिर भी टेस्ट दो। तो शाम के समय में टेस्ट कर दिए तो कोशिश करो देने का, 8-10 मिनट निकालो टेस्ट के लिए, ठीक है। हम्म। अच्छा, ओ, चलो ठीक है तो।